कैपिटल गुड, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। लिखिए लवली, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड क्या होता है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड की अगर मैं बात करूं ईपीसीजी, तो बेसिकली ये 1997 में आया था। यहाँ पर इसको क्यों लाया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, लेकिन इंपोर्ट के कंटेंट में। किस तरीके से? जैसे मान लो कि कुछ कंट्री में कोई कंपनी है, जैसे मान लो कोई भी XYZ कोई कंपनी है, अब वो कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं है। मान लो कि वो क्लोथ्स या कुछ बनाना चाह रहा है और उसकी उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो उसे ये बात पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो उतना अच्छे से टिक नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट उससे पूछती है कि भाई अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? तो फिर वो बताती है कि देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या अभी फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट करने के लायक नहीं है, कंपटीशन के लायक नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट पूछती है कि फिर आपको क्या ऐसा चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाए, कम्पीट कर पाए? तो भाई वो बोलती है कि मुझे जर्मनी से कुछ पर्टिकुलरली मशीनरी को मंगवाना है। अब गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होगा पर्टिकुलर मशीनरी का, मान लो जो XYZ जो कंपनी थी उसने जर्मनी से मान लो कि वो इंपोर्ट करवा लिया मशीनरी, तो उस केस में वो इंपोर्ट ड्यूटी को माफ कर देगी। यानी कि जो वो 20% फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ड्यूटी ले रही है, और मान लो मशीनरी 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का 20% कितना हुआ? 20 लाख जो इंपोर्ट ड्यूटी वो ले रही थी, वो 20 लाख जो है वो बिल्कुल क्या कर देगा, छूट दे देगा गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट 20 लाख रुपीज डिस्काउंट दे रहा है इंपोर्ट ड्यूटी में, क्यों? ताकि जो कंट्री में जो कंपनीज हैं जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स में बना रहे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो फॉरेन मार्केट में कंपटीशन के लायक वो प्रोडक्ट को रेडी कर सके क्वालिटेटिव मैनर में, राइट? लेकिन अब गवर्नमेंट उनसे क्या एक्सपेक्ट करेगी वैसी कंपनी से? मान लो XYZ कंपनी ने जर्मनी से मंगवा लिया मशीनरी, सब कुछ ठीक है। अब गवर्नमेंट कहेगी कि जो 20 लाख रुपीज मैंने आपको छूट दिया, वो अमाउंट और वैल्यू ऑफ मशीनरी, मान लो 1 करोड़ की जो मशीनरी थी, 1 करोड़ प्लस 20 लाख, यानी 1 करोड़ 20 लाख का जो अमाउंट है, उतना अमाउंट का आपको 6 साल में दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। यानी कि जितना वैल्यू आपने मशीनरी में लगाया, मान लिया आपने 1 करोड़ लगाया और 20 लाख रुपीज गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दिया, डिस्काउंट दिया, फ्री कर दिया, उतना अमाउंट मतलब 1 करोड़ प्लस 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का जो अमाउंट होगा, 1 करोड़ 20 लाख का जो अमाउंट होगा, वो दोनों अमाउंट क्या करना पड़ेगा, क्या कर तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड का जो एक तरीके से इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, और इसका जो बेसिकली एम यही था कि अपनी कंट्री के डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर एक क्वालिटेटिव टर्म का प्रोडक्ट बना सके, और उसके लिए जो भी कैपिटल मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो बाहर से आपको मंगवाना है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देगी। लेकिन उस इंपोर्ट ड्यूटी के बदले गवर्नमेंट कहेगी कि जितना का भी आपने कैपिटल या मशीनरी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाया है, उसका अमाउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट, मैंने बताया था 1 करोड़ है प्लस 20 लाख, मान लो जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उन दोनों का पर्टिकुलरली अमाउंट का जो वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख, उतना को 6 साल में आप सेग्रीगेट कीजिए, और 6 साल में आपको उतना ही अमाउंट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। क्लियर हो गया सबको? समझ आया ईपीसीजी क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड समझ में आ गया? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। अब मान लो कि यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि मान लो कि अगर इन केस अगर कोई 6 साल में उतना अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? अगर 6 इयर्स में मान लो कि कोई पर्टिकुलर XYZ जो कंपनी है वो 1 करोड़ 20 लाख का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पाया, तो उस केस में इन दैट केस जितना भी उसने किया होगा, यानी अगर मान लो उसने हाफ एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का हाफ 60 लाख का वैल्यू उसने एक्सपोर्ट कर दिया होगा, तो
उस केस में जो 10 लाख का जो अमाउंट है, यानी जो 20 लाख जो इम्पोर्ट हुआ था, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा था, उसमें आधा अमाउंट तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आधा जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ कंपनी से ले लेगी। बात क्लियर हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड जो है वो गवर्नमेंट एक इंसेंटिव है, इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पर आपके कैपिटल गुड जो आपकी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको क्या प्रोवाइड कर देगी, वो छूट देगी, डिस्काउंट देगी इम्पोर्ट ड्यूटी में, जो इम्पोर्ट में टैक्स लगता है उस पे। लेकिन जितना वो आपको छूट देगी उतना, और कैपिटल गुड का वैल्यू, दोनों को एग्रीगेट करके उसको 6 साल में सेग्रीगेट करके आपको क्या करना है, उस केस में आपको कंट्री में से एक्सपोर्ट करना है दूसरे कंट्री में उतना ही वैल्यू को। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस अगर आप नहीं कर पाइएगा, तो उस केस आप जितना कर पाइएगा उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप जितना नहीं कीजिएगा उतना अमाउंट गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है जिसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड, FOB। फ्री ऑन बोर्ड टर्म क्या होता है? बेसिकली कोई भी कंट्री है, यानी कि मान लो एक इंडिया है, और इंडिया जो है बेसिकली एक्सपोर्ट कर रही है कुछ प्रोडक्ट वॉशिंगटन USA में, ठीक है। अब इंडिया जो है, जहां मान लो कि वहां पर इंडिया में विशाखापट्टनम से गुड को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वॉशिंगटन में। अब उस केस में जो आपका रिस्क, कॉस्ट और जो बोल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कहाँ तक है, और उसके बाद आप कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सेलर का कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद बायर का कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फ्री ऑन बोर्ड डिसाइड करता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि विशाखापट्टनम पोर्ट से लेकर के हाफ दूर तक, मतलब हाफ दूर तक USA के हाफ दूर वाटर तक, यानी मान लो पूरे ओशन तक का जो कॉस्ट है वो सेलर ने उठाया। जैसे ही वो पोर्ट में पहुंचा, US के कोई पोर्ट के पास पहुंचा, वहां से जो भी कॉस्ट है वो बायर अब ले लेगा, उठा लेगा। तो इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कॉस्ट और आपका रिस्क जब सेलर से बायर में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड का कंसेप्ट, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड को अगर अच्छे से डिटेल में देखना है तो मैं आपको एक बता सकती हूँ कि इसमें जैसे अगर एग्जांपल पर, इसमें ज्यादा डीपली हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ टर्म है ये, इसलिए मैं बता दिया कि बेसिकली जो एक बायर और सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। कि कहाँ से के बाद कहाँ से आपका जो बायर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा प्रोडक्ट का, कहाँ से वो रिसीव करेगा, कहाँ से वो सारा कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का, आगे उसको कहाँ पहुंचाना, वहां तक लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कह सकते हैं कि वर्क जो है वो डिसाइडेड जो होता है उसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इसमें एक मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, वो मैं आपको क्लास के बाद सेंड कर दूंगी, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पिक्चर में डिस्क्राइब है ये कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक में मान लीजिए कि बायर ने दिया, ठीक है, रुको वेट ही कर, गुड। तो ये फ्री ऑन बोर्ड का बेसिकली कंसेप्ट यही होता है कि जैसे मान लो कि कोई सेलर है, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया सेलर है, इसने गुड को एक्सपोर्ट करना है, यानी कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर मान लो कि आपका ये बायर है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक ये जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, जो कार्गो है, वो यहाँ तक जाना है। क्लियर है? अब इस केस में जो सिचुएशन है कि जो 3 चीज होती है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कॉस्ट हो गया और रिस्क हो गया, ये एक्सपोर्ट कंट्री से, एक्सपोर्ट जो कंट्री है आपकी, वो कहाँ तक इसको बेयर करेगी, एंड आफ्टर दैट कहाँ से जो सेलर आपकी बायर कंट्री है वो कहाँ से बेयर करेगी। तो जैसे वेयर हाउसेस के सर्विसेज वगैरह जो भी होंगे वो सेलर बियर करेगी, लोडिंग जो भी लोड करना है ऑरिजिन से, मान लो कि विशाखापट्टनम पोर्ट से लोड करना है वो भी करेगी। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मान लो कि वेयर हाउस से यहाँ विशाखापट्टनम तक लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, मतलब जो ट्रक वगैरह यूज हो रही है वो भी सेलर करेगी।
फॉरवर्डर्स एंड कस्टम्स, यहाँ पर जो फ्राइट ड्यूटी वगैरह जो भी यहाँ पर देना पड़ेगा वो भी सेलर करेगी। टर्मिनल चार्ज वगैरह जो आपके टर्मिनल चार्ज है विशाखापट्टनम पोर्ट पे वो भी सेलर करेगी। वेसल पे लोड करना, वेसल का यानी मतलब शिप पे लोड करने तक का सारा चार्ज जो है, सारा रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट वगैरह सब कौन बियर करेगा, ये सारा का सारा बियर करेगी पोर्ट कंट्री यानी सेलर कंट्री। मान लो इंडिया है सेलर कंट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जिम्मेदारी यहाँ तक वही उठाएगा, कॉस्ट जितना पैसा खर्च होगा वही उठाएगा। रिस्क मान लो कि बीच में कभी कोई आपका जो बेसिकली इन्वेंट्री अगर वो डैमेज होता है तो उस केस में भी वो भी रिस्क कौन उठाएगा, आपका सेलर उठाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ वेसल पे लोड हो गया, यानी कि वेसल यानी शिप पे आपका जो सामान है, जो कार्गो जो भी है वो लोड हो गया एक बार, उसके बाद ओशियन और फ्राइट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, मैं यहाँ शंघाई चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के जो भी आपका ओशियन का फ्राइट होगा, यानी जितने देर तक वो समुद्र में जो भी उसके खर्चे होंगे वो सारी की सारी उठाएगा कौन, बायर, यानी जिसने प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी शंघाई यानी चाइना। इंश्योरेंस जो होगा इसके बाद जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसका जो इंश्योरेंस वगैरह जो करवा रखा होगा, करवाना जरूरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड क्योंकि प्रोडक्ट है आपका, इंश्योरेंस का भी खर्चा बायर उठाएगी। अनलोडिंग लोडिंग यहाँ तक पहुंच गई, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का जो भी चार्ज होगा वो भी सब शंघाई पोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग जो भी हो रहा है उसका भी खर्चा बायर उठाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन यानी कि शंघाई पोर्ट से मान लो शंघाई फैक्ट्री तक जाना है तो जो भी आपका इनलैंड जो भी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा उस दूसरे कंट्री में चाइना में तो वो भी आपका बायर उठाएगी। कस्टम क्लियरेंस यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो देना पड़ेगा चाइना में, इम्पोर्ट ड्यूटी लेगी जो चाइना वो भी उसी कंट्री में जो बायर होगा वही जो भी उस कंट्री में जो भी कंपनी बायर होगी वही देगी। तो सारा का सारा जो कस्टम क्लियरेंस इम्पोर्ट ये सारा बायर लेगी। तो ओशन के बाद से यहाँ के टर्म के बाद से कह सकते हैं कि सारा का सारा जो खर्चा है वो कौन लेग उठाएगा, बायर। तो इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड वाला कंसेप्ट। सबको क्लियर हो गया फ्री ऑन बोर्ड? एवरीवन फ्री ऑन बोर्ड सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, लेकिन जो फ्री ऑन बोर्ड का जो कंसेप्ट होता है हमेशा याद रखना कि ये जो कंसेप्ट होगा ये हमेशा वाटरवेज और सी और इनलैंड वाटरवेज के लिए ही यूज होता है। यानी कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो हो रहा है आपका मान लीजिए लैंड के थ्रू अगर हो रहा है तो लैंड वगैरह और एयर के थ्रू में ये एफओबी का कंसेप्ट नहीं आएगा। ये जब भी आएगा जब वाटरवेज होगा, आपका ट्रांसपोर्ट जो आप कर रहे हो प्रोडक्ट को उसका जो मीडियम है वो वाटरवेज है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एफओबी फ्री ऑन बोर्ड का कंसेप्ट लग जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ईपीसीजी और फ्री ऑन बोर्ड सबको क्लियर हो गया? ईपीसीजी एंड फ्री ऑन बोर्ड का कंसेप्ट। अब आइए आप लोग चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्या क्या बदलाव गवर्नमेंट लेकर आई है और ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरीके से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किया है हमने तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आती है कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हो, दोनों ही इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो दोनों का मकसद होता है, जो दोनों का रीजन होता है इन्वॉल्वमेंट का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व होती है सोशल वेलफेयर और सिर्फ पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता है, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट कंपनीज है, वो टोटली प्रॉफिट मोटिव के लिए इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? अगर हम कुछ फैक्टर्स को देखें, वेरियस फैक्टर्स को देखें कि कौन कौन से बेसिकली फैक्टर्स हैं जो इस पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उससे पहले मैं दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर फैक्टर्स पे आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्यों जरूरी है? अगर मैं आपके बुक के हिसाब से बोलूं तो इंटरनेशनल बिजनेस जरूरी इसलिए है क्योंकि पहली बात कि अब ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। अगर आपकी कंट्री बैक साइड रह जाएगी और अगर वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो आप इकोनॉमिकली कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और टोटल बिजनेस का जो पोर्शन है अब आजकल वो सारे के सारे लोग इंटरनेशनल बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं।
दूसरी चीज कि दूसरे कंपनीज, ऑल कंपनीज आर अफेक्टेड बाय द ग्लोबल इवेंट एंड कंपटीशन। जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो टीसीएस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, सारी कंपनीज कहीं ना कहीं ग्लोबल इवेंट वगैरह से कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है, राइट? क्योंकि अब पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट है, इसीलिए आपको इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है? और जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की, तो पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह हो गया, आपका लीगल प्रैक्टिस हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के कल्चर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया था मैकडी वाला एग्जाम्पल, इंडिया में यहाँ पर वेज बर्गर खाते हैं तो यहाँ पर वेज बर्गर को ले आया गया, लेकिन यूएस में हैम बर्गर मिलता है। तो कल्चरल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है? यानी इन्फ्लेशन हो गया, किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया आपका, अभी ये जो कोरोना आया इसने भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज किया है पूरे ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है? जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस हो गया, ठीक है? ये सारे बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है कि अगर किसी भी अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया में जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट इनहांस हो गई क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट में उतरने वाली है या फिर ग्लोबल मार्केट में उनको कम्पीट करना है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है बेसिकली क्वालिटी इनहांस करने में, क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है? नए इनोवेशन के साथ अब आप चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, दूसरे कंट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरे कंट्री में भी वो जल्द ही वो टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, फिर कह सकते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, क्लियर है ना? और ये सारी चीजें बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस है, ठीक है? अब मोड्स, अगर मैं ये आप 7.1 अगर आप अपना डायग्राम देखिएगा बुक का तो उसमें मोड्स वगैरह भी दिए हुए कि किस तरीके से आप मोड यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए, बट मैं सिर्फ यहाँ इन्फ्लुएंसेस की बात कर रही थी, सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मैंने बता दिया। अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंटरफेस की कि इंटरनेशनल ट्रेड के साथ किस तरीके से वो डील करता है, तो वो टैरिफ लेकर आया था जो मैंने आपको लास्ट क्लास, सबसे पहला क्लास में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ। सबको याद है ना टैरिफ क्या होता है? टैरिफ के बारे में सबको पता है ना क्या होता है? टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, कोटा रिस्ट्रिक्शंस, सबको याद है? अगर मैं गवर्नमेंट इंटरफेस की बात करूं विद इंटरनेशनल ट्रेड तो टैरिफ बैरियर्स का मतलब, टैरिफ बैरियर का क्या यूजफुल क्यों होता है टैरिफ बैरियर? पहली बात तो वही डोमेस्टिक फर्म्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना, और कंट्री के लिए गवर्नमेंट में, अगर इंडिया की गवर्नमेंट है तो रेवेन्यू जनरेट होगा उनके लिए, ठीक है? तो टैरिफ बैरियर्स बेसिकली किस लिए होते हैं? रेज करने के लिए रेवेन्यूज को, और एक प्रोटेक्शनिज्म वाला कंसेप्ट के लिए ताकि जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है? एक रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे कंट्री होंगी जो बेसिकली इंपोर्ट यहाँ पर बेसिकली कंट्री में करना नहीं चाहेंगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, यानी बहुत ज्यादा मैंने टैरिफ बैरियर लगा दिया, तो दूसरी कंट्री इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगी, और अगर करती भी है तो उस केस में जो टैरिफ है वो एज ए रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट एक हद तक प्रोटेक्शनिज्म वाला कंसेप्ट अपना लेगी लोकल फर्म्स के लिए जो विद इन द कंट्री है, ठीक है? सेकेंड है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो मैंने बताया था। नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपके वही हो गए जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया, जहां पर पैसे की बात नहीं होगी, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस का जो तरीका होगा रेवेन्यू और टैक्स नहीं होगा, बल्कि और दूसरे वेज होंगे, दूसरे प्रोसीजर्स होंगे, जैसे कि आपके प्रोडक्ट टेस्टिंग लगा दिया, कोई सर्टिफिकेशंस लगा दिया, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर कर दिया, एम्बेसी से कुछ क्लियरेंस और सर्टिफिकेट की बात कर दी। तो इस तरीके के केस को कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, जहां टैक्स नहीं लगेंगे लेकिन बैरियर्स होंगे यानी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है? कोटा रिस्ट्रिक्शन है समथिंग विच इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए कि मैंने एज अ इंडिया मैंने ये चीज बोल दिया यूएसए को कि भाई अगर आप ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट भेजोगे कंट्री में तो सिर्फ और सिर्फ आप 500 टन भेज सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते। तो एक रिस्ट्रिक्शन मैंने क्वांटिटी पे लगा दिया, ठीक है? तो लाइक quota restriction is something which is applied on the quantity of the amount which is imported from the country. Non tariff is something जहां पर प्रोसीजर विदाउट टैक्स हो
होगा लेकिन बैरियर होगा, ये सारे बैरियर्स हैं। और टैरिफ बैरियर बेसिकली रेवेन्यू एक तरीके से होगा गवर्नमेंट के लिए, और प्रोटेक्शनिज्म कंसेप्ट होगा। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट इंटरफेस हो गया विद इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पे गवर्नमेंट बेसिकली इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट का रोल है। अब एक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आता है कि क्या गवर्नमेंट को इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में? क्या लगता है तुम लोगों को, क्या लगता है? एनीवन वांट टू से समथिंग इन दिस पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक? दैट इकोनॉमिक मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, यानी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या लगता है आपको? होना चाहिए। होना चाहिए। यस मैम। और क्यों होना चाहिए राना? चलिए ठीक है, मैं इस पे बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ आपके इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने आर्गुमेंट किया इस बात पे कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन के लिए सही है, यानी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड में ठीक है क्या? तो इसके दो कंपोनेंट निकले, इसके दो बेसिकली उपाय निकले, या दो बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट जो था वो दो पार्ट में सॉल्यूशन या दो पार्ट में से कंक्लूजन था। पहला ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से नेशनल इनकम जनरेट करने में मतलब जनरेट कर सकती है, ठीक है। और जो फर्म्स हैं, जो दूसरे फर्म्स हैं, मतलब जो इंडिया में जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं, उनको वो रेडी कर सकती है ताकि वो आगे चल के दूसरे मतलब बाहर की जो कंट्री की कंपनीज उनके साथ compete कर सके। तो जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी आर्ग्यूमेंट का, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इंटरवेन करे, क्यों एंटर करे। तो सबसे पहला इसमें आर्ग्यू किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो रेज करेगी नेशनल इनकम, ठीक है, और फर्म्स वगैरह को एक एडवांटेजियस सिनेरियो, एडवांटेजियस स्टेज में लेकर आएगी, जहां पर जो डोमेस्टिक फर्म्स वगैरह से बेसिकली डोमेस्टिक फर्म्स फॉरेन फर्म के साथ कॉम्पीट कर पाए आगे चल के, ठीक है। तो अगर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी आर्ग्यूमेंट का ये बात माना जाए तो गवर्नमेंट को एक सब्सिडाइज कह सकते हैं, सब्सिडाइज रूप में फर्म्स को बेसिकली क्या करते हैं